हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स को समझने के लिए हमें समझना होगा कि एंजाइटी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि लॉन्ग टर्म चलता है, एक पैनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पैनिक अटैक्स आते हैं, एक होता है फोबिया, एक होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या ओसीडी। तो इस तरह से काफी सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक ग्रुप एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्लब किए जाते हैं। तो भाइयों, जो ये डिसऑर्डर हैं, साइकेट्रिक इलनेस जो होती है वो एक सिंड्रोम की तरह उनको देखा जाता है। तो सिंड्रोम का मतलब है कि किसी को अगर एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम है तो उसको एंजाइटी की बीमारी बोलते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम हैं बिना किसी मेडिकल इलनेस के तो उसको डिप्रेशन की बीमारी बोलते हैं। तो इसमें यूजुअली जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उनमें कुछ फाइंडिंग्स नहीं आती, लेकिन फिर भी इन डिसऑर्डर्स में कुछ रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि मेडिकल कंडीशंस को रूल आउट किया जा सके। अब हम समझते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रिवेलेंस क्या है। तो इसकी प्रिवेलेंस होती है 3 से 5%। अब इसको समझने के लिए सिंपल रूप में देखिए, अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और इसकी प्रेवलेंस 3 से 5% है तो करीब 6 से 10 लाख लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगर आपको भी अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो घबराने की बात नहीं है, ये काफ़ी कॉमन होता है और काफ़ी लोगों को होता है। अब हम समझेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एंजाइटी जो है पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, तो ऊपर से लेके सिर से लेके नीचे पैरों तक इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, जिनको अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है एंजाइटी का वो एंजाइटी ही होता है। एंजाइटी का मतलब है फियर ऑफ अननोन, घबराहट होना, ये एंजाइटी का सबसे कॉमन सिम्टम है। अब हम आते हैं सिर पर। तो सिर पे क्या होगा, हमारा सिर भारी हो जाएगा, हैवीनेस ऑफ हेड होती है इसमें, और एक्सेसिव वरी होती है, आदमी सोचता चला जाता है डिफरेंट चीज़ों को। और हम थोड़ा नीचे आते हैं, मुंह पे आते हैं, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखता है, इसमें लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम है। और हम थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे गले पे आते हैं, तो गले में लोगों को लगता है कि कुछ अटक रहा है या यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है गले में। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग ये सिम्टम बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि गर्दन के पीछे उनको पेन होता है, तो ये भी एंजाइटी का सिम्टम काफ़ी लोग बताते हैं। फिर थोड़ा हम नीचे आते हैं तो काफ़ी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथलेसनेस होती है, सफोकेशन होती है, तो एंजाइटी में कुछ लोग ये बताते हैं। काफ़ी लोगों को पाल्पिटेशन होती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर हम हाथों पे देखें तो काफ़ी लोगों को ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है। और जो एंजाइटी है फुल बॉडी को, जैसे मैंने अफेक्ट किया, तो मसल को थोड़ा टाइट कर देता है, मसल स्पाज्म में रहती है उससे। तो मसल स्पाज्म में रहेंगी तो क्या होगा कि पेन हो जाएगा। तो कहीं भी पेन हो सकता है, सिर में पेन हो सकता है, हाथों में पेन हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, गर्दन के पीछे पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में कहीं भी पेन हो सकता है या मल्टीपल जगह पेन होगा, जिसको कि डॉक्टर रिलेट नहीं कर पाते कि पेन किस वजह से हो रहा है। तो ऐसे में एंजाइटी डिसऑर्डर का हमें सस्पिशन रखना चाहिए कि कहीं एंजाइटी की वजह से तो नहीं हो रहा है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम पेट पे गए, तो पेट में इंटेस्टाइन है, अगर इंटेस्टाइन में भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो हमारा जो डाइजेशन है इरेगुलर हो जाएगा। तो इसमें लोगों को आईबीएस हो जाता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, तो जिससे लोगों को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ऐसे सिम्टम आते हैं। हम थोड़ा और नीचे जाएं तो लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सेक्स की इच्छा की कमी हो जाती है लोगों में। तो ये सिम्टम देखते हैं। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी एक मसल्स है, तो काफ़ी हमने देखा है कि लोगों का जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर में, तो उनको ये दिक्कत हो जाती है। अब पैरों में जाएं, काफ़ी लोगों को रेस्टलेसनेस हो जाती है, वो एक जगह रिलैक्स ही नहीं हो पाते, चलते रहते हैं। उनको सोचता है वहाँ जाऊँगा तो वहाँ रिलैक्स हो जाऊँगा, यहाँ आऊँगा तो यहाँ रिलैक्स हो जाऊँगा, लेकिन वो कहीं भी रिलैक्स फील नहीं करते, जिसको कि हम रेस्टलेसनेस बोलते हैं। काफ़ी लोगों में पैरों में बहुत थकावट रहती है। तो भाइयों, ये हैं सारे एंजाइटी के सिम्टम। तो भाइयों, अभी मैंने आपको सिम्टम बताए। अब जब ये इतने सारे सिम्टम होते हैं मरीज को, तो मरीज काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। तो हमारे पास आने से पहले या साइकेट्रिस्ट के पास आने से पहले लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, और जैसे उनको सिर के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि लोगों को हेडेक हो जाता है या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं।
काफ़ी लोग दिल की धड़कन बढ़ने से कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, कुछ लोग पेट में गड़बड़ होने से, IBS होने से गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनको लगता है कि सारी ये प्रॉब्लम गैस्ट्रो की प्रॉब्लम से हो रही है, मेरे पेट में हवा भर रही है जो मेरी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग जो यूरिनेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो काफ़ी लोग मैंने देखा यूरोलॉजिस्ट के पास भी विजिट करके आते हैं। तो ऐसे में जो पेशेंट का डायग्नोसिस है प्रॉपर वो नहीं बन पाता, और काफ़ी बार जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट होने से रह जाती है। तो यूजुअली जब आदमी साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचता है, जब तक उसको रियलाइज होता है, जब तक मैंने देखा है 6 से 12 महीने हो जाते हैं जो ऑन एन एवरेज पेशेंट साइकेट्रिस्ट तक पहुंचते हैं। हाँ, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी आ जाते हैं। जिनकी फैमिली में कोई डॉक्टर हैं तो वो मैंने देखा है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी आ जाते हैं। और जितना लोग लेट आते हैं उनके पास मैंने ये पिक्यूलियर फिनोमेना देखा है कि जितना लेट आएंगे उतने सारे बैग्स उनके पास ज़्यादा हो जाएंगे। बैग्स मतलब इन्वेस्टिगेशन के पॉलीथीन बैग्स। तो कोई पेशेंट 4 महीने में आ रहा है तो 1 बैग लेके आ रहा है, 6 महीने में आ रहा है तो 2 बैग लेके आ रहा है, 1 साल के बाद आ रहा है तो 4-4, 5-5 बैग भी लोग इन्वेस्टिगेशंस के लेके आते हैं जब OPD में आते हैं। काफ़ी बार पेशेंट के एंगल पे भी जो एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कराने के लिए इनिबिशन होता है। तो पहले तो उनको यही इनिबिशन होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको एंजाइटी हो सकती है। वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे क्यों होगी एंजाइटी की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ये केमिकल इम्बेलेंस से होती है ब्रेन में, सेरोटोनिन के इम्बेलेंस से होती है ब्रेन में। इसमें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका बहुत कम रोल होता है। ये किसी को भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया 3 से 5% लोगों को होती है, तो 3 से 5% डॉक्टर्स को भी एंजाइटी होती है, 3 से 5% साइकेट्रिस्ट को भी एंजाइटी होती है। तो ये काफ़ी कॉमन है। कुछ लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती, ये एंजाइटी भी हो सकती है। और तीसरा चीज़ है स्टिग्मा की वजह से लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते कि भाई मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं पागल हूँ क्या। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं 80 to 90% लोग एंजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेने आते हैं, ठीक है। और जिसमें जो साइकोटिक इलनेस होती है, जिसमें लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ क्या, वो केवल 10% ही पेशेंट पॉपुलेशन होती है। जो साइकेट्रिस्ट की OPD में बैठे हैं वो लोग केवल 10% में से ही साइकोटिक इलनेस होती हैं। अब जानते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जो फिजिशियंस होते हैं, जो दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर होते हैं, वो भी एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, तो वो भी इनको ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों को आराम भी आ जाता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यह देखा है कि जो लोग साइकेट्रिस्ट से इलाज कराते हैं इसका, उनको सबसे ज़्यादा आराम आता है, उनको सबसे कम दवाई खानी पड़ती है इलाज में। क्योंकि साइकेट्रिस्ट दिन भर ऐसे ही मरीजों को देखता है, तो उसको मालूम है किस सिम्टम से रिलेटेड क्या दवाई देनी है, कितनी डोजेज में देनी है, किस टाइम पे देनी है और कब डोज को चेंज करना है। तो साइकेट्रिस्ट इसको सबसे अच्छा ठीक कर पाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इसको ब्रीफ में समझने के लिए, अगर किसी को माइल्ड इलनेस है, माइल्ड एंजाइटी है, तो वो केवल काउंसलिंग से या CBT से ही ठीक हो सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको काफ़ी आराम मिलता है। और किसी को मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है, ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एंजाइटी क्या होता है, इसकी प्रिवेलेंस क्या है, और जो कॉमन एंजाइटी सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, और एंजाइटी का ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए। तो भाइयों, मेरी कोशिश है कि लोगों के बीच में साइकेट्रिक इलनेस की अवेयरनेस पहुंचे। वो जो कॉमन डिसऑर्डर हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको पहचान सके और सही जगह से सही ट्रीटमेंट करा सके। तो ये मेरा एम है अपनी वीडियोस के द्वारा लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना। तो भाइयों, अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिसको एंजाइटी है, तो आप उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें। ये वीडियो उसकी काफ़ी हेल्प करेगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जब मैं फ्यूचर में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।